विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अरे मैं आता हूँ आपके पास। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण अभी क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लगा है। 8 लाख से ज्यादा आय पे आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलता है। अभी सैकड़ों सीटें ईडब्ल्यूएस के लोगों ने करोड़ों रुपए की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की खरीद ली हैं। वो कहाँ थे आपके डीन साहब और प्रोफेसर साहब? पढ़ा नहीं क्या न्यूज उन्होंने? न्यूज उनसे पूछिएगा पढ़ के, और उनको बताइएगा कि देखो ये इस देश की सच्चाई। वो सब ईडब्ल्यूएस वाले फेल हो रहे हैं। सैकड़ों सीटें खरीद ली हैं उन्होंने, ये न्यूज है। और पता नहीं वो कोर्ट कहां मौन है, पता नहीं सत्ता कहां है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ही पैसे के आधार पर है, और सैकड़ों सीटें करोड़ों रुपए की खरीद ली एमडी की, एमएस की। ये अपने आप में भयानक भ्रष्टाचार है। कौन आप इसके जवाब देगा? सर से पूछ लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये जो यूजीसी गाइडलाइन आई है, ये केवल जो यूजीसी से एफिलेटेड कॉलेज वहां तक गवर्न करती हैं। ये नाकाफी है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि जो आईआईटी है, आईआईएम है, वो इसके दायरे में नहीं आते। जो इंस्टीट्यूशन यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, एआईसीटी से है या दूसरे और किसी उससे हैं, उन पे तो ये गवर्न नहीं करता। और अभी 4 साल का डाटा देखिए, 48,000 बच्चों ने सुसाइड किया। और इसके साथ साथ बताऊं, जो मैं सफदरजंग का केस रेफर कर रहा था, सफदरजंग हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 2 साल तक 25 बच्चे फेल किए गए लगातार। उसके बाद वो बच्चे कोर्ट गए, संसद में भी मुद्दा उठा, हम लोगों ने भी धरने प्रदर्शन किए। कोर्ट से डायरेक्शन हो उनकी कॉपी बाहर जाँच की जाए। उनकी कॉपी बाहर जांच की गई, 25 के 25 बच्चे पास हो गए। और आपने कहा कि ये नीट का इतना टफ है, बच्चों की बैकग्राउंड ऐसी होती है, कम नंबर पे आ जाता है। मेरी खुद की सगी भांजी, उसने मौलाना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, 2 साल लगातार इंटरनल में उसको फेल किया। मेन एग्जाम में बैठी, वहाँ ऐसा कि इंटरनल में अगर फेल कर दिया तो मेन में बैठ ही नहीं सकता, बैठने नहीं देते। और उसी बच्ची ने वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद अभी मेरठ से गोल्ड मेडलिस्ट है वो, अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया है। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे को तुम फेल कर रहे हो सिर्फ इसमें चूंकि वो दलित है। देखिए इसके अंदर एक आदिवासी बच्चे को, अब यही बात आ गई। अब बात आ रही थी अभी तक कि जाति आधारित विभेद कॉलेज कैंपस में ना हो पाए, टीचर न कर पाए, नॉन टीचिंग स्टाफ न कर पाए, स्टूडेंट न कर पाए। अब जो बात आप कह रहे हैं कि इंटरनल में फेल पास, एकेडमिक्स में, अब अगर यूजीसी के रेगुलेशन लागू है तो हर कमजोर बच्चा या हर खराब नंबर पाने वाला बच्चा अपने इस कार्ड का इस्तेमाल करे, अपने इसी कार्ड को ब्रह्मास्त्र बनाए, तो इसको कैसे आप रोक सकते हैं? बिल्कुल गलत है। नहीं, रोका कैसे जा सकता? आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। और कोर्ट ने भी जो 2 ग्राउंड बड़ी गंदी ली है, मैं खुद उन ग्राउंड से संतुष्टि में एक वकील भी हूँ पैसे से, और रेगुलर वकालत में रहा हूँ। पहली बात, दो ग्राउंड में कहते हैं, एक ग्राउंड उन्होंने भी लिया और स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं। इससे समाज बढ़ जाएगा। समाज इससे नहीं बटेगा, समाज तो पहले से बटा हुआ है। नंबर 2, आप कहते हैं कि इसमें इसका दुरुपयोग हो सकता है। फॉल्स इम्प्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी कानून है। अगर कोई झूठा केस बनाता है तो झूठे केस बनाने पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। इसमें तो नहीं है ना, सजा दो। यूजीसी के रेगुलेशन में नहीं है ना। यूजीसी में सजा का प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन उसी में है, तब भी वो डाल सकते हैं। अगर कोई यूजीसी की गाइडलाइन का दुरुपयोग करके झूठा मुकदमा बनाता है तो भी उसके खिलाफ केस बनेगा। ये पहले समझ लीजिए आप। ये सारा मीडिया जो है ना, पूरा डिरेल कर रहा है इसको। एक तो उन्होंने कहीं भी चर्चा नहीं की इसमें ईडब्ल्यूएस भी तो है, स्वर्ण जाति के गरीब भी तो इसमें है, महिलाएं भी तो इसमें है। हम बता दें आप, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने कार्यक्रम के जरिए आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके बारे में कह ही नहीं रहा हूँ। समाज के हर वर्ग की हर बात को सामने ले आना मेरा काम है। मैंने आप लोगों से बात करने का इसीलिए फैसला किया कि मैंने खुद, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। जब मुझे पता लगा आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं, मैं इसलिए कि चूंकि माहौल क्या है कि कई एपिसोड मैंने यूजीसी रेगुलेशन का विरोध करने वाले छात्रों के बीच से किया था, इसलिए मेरा दायित्व था कि अगर उसके समर्थन के लिए कोई संघर्ष समिति बन रही है, या आप कोई रणनीति बना रहे हैं, या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं उससे पहले कि आप पहुंचाएं, मैं अपने जरिए आपकी बात लोगों के सामने रखूं। मेरा दायित्व है ये कि अगर मैंने उनको दिखाया तो मैं आपको भी दिखाऊं। मैं सिर्फ चूंकि उनके कार्यक्रम के दौरान उनके कंसर्न जो सामने थे वो मुख्यतः 3 बातों पर थे। पहला, उनका ये कहना था कि ओबीसी, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में जाट ओबीसी है, गुजर ओबीसी है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से कई जगहों पर धन जन बल सब में भारी है। इसी तरह ईस्टर्न यूपी में कुर्मी, यादव ये ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो धन जन बल में तमाम ऊंची जातियां या सामान्य जातियों से ज्यादा मजबूत है। बिहार में आए तो इस तरह से ओबीसी को डाल देना,
एक चीज ये है, इसमें जनरल को क्यों छोड़ दिया और छात्रों में 3 का नाम क्यों लिया पहला। दूसरा, कोई गलत शिकायत करे तो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं, जो 2012 में था तो उसे क्यों हटा दिया। दिग्विजय सिंह जो पार्लियामेंट्री कमेटी में थे एजुकेशन की, उन्होंने भी कहा कि इस क्लॉज को हमने नहीं हटाया था, इसको यूजीसी ने हटाया। तो ये तो सरकार इतना तो बता दे कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, अगर उसमें नहीं था, इन्होंने हटा दिया, तो कौन लोग हैं वो तो कम से कम सरकार बता सकते हो। तो सरकार के पास पूरा डाटा है। तो अंतिम सवाल, कानून का होना जरूरी है, उसका मिसयूज करने वाले के लिए अलग से प्रोविजन है। जनरल कैटेगरी के लोगों का ये भी कहना था कि एक SC/ST स्टूडेंट्स में सर्वे करा के देख लो कि उनका विभेद या एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है तो वो ओबीसी ज्यादा करते हैं, तथाकथित ओबीसी ज्यादा करते हैं या जनरल कैटेगरी के। वो ये भी तर्क दे रहे थे, आप SC/ST स्टूडेंट्स में इसमें कोई शक नहीं है कि जो दबंग है वो लोग कमजोर का उत्पीड़न करते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो डाटा अवेलेबल है। लेकिन हमारा सीधा मत ये है कि न्याय केवल किताबों में ना हो, वो प्रैक्टिकली दिखना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, जवाब दे दूं। जो आपने पूछा कि ओबीसी को जोड़ने की बात, सवाल ये पूरी सोसाइटी में नहीं लागू होने जा रहे थे नियम, ये सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो रहे थे। और वहाँ डोमिनेंस किसका है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 38 एक वर्ग की हैं। ओबीसी है सिर्फ 5 वाइस चांसलर्स, SC/ST हैं 1 या 2 हो सकते हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम। जो डोमिनेंस जिसका है, आप इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन वो ज्यादा कर रहे हैं। साथियों से डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन वो करता है जिसके पास पावर है, जिसके पास डोमिनेंस है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास संसाधन है। ओबीसी के प्रोफेसर कितने हैं? 4% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ग्रुप ए की नौकरियों में कितने आए? 100 में से सिर्फ 20%। रिजर्वेशन कब आया? 92 में आया, इंदिरा साहनी के बाद में नौकरियों में। और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना लिखना कब पहुंचना शुरू हुए? 2006 के बाद में, जब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन आया। तो ओबीसी तो था ही नहीं डिस्कोर्स में। तो आप हायर एजुकेशन के जब पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो ओबीसी इक्वली विक्टिम है। अगर मैं इक्वली नहीं भी कहूं तो उतना ही विक्टिम है जितना और तबके हैं, दलित तबके हैं। हाँ। सवाल ये है कि जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स छोड़ा गया इस देश के अंदर, जब भी सामाजिक न्याय की कोई भी बात की जाती है या सामाजिक न्याय के विषय पर कोई भी ऐसा एक विमर्श इस देश के अंदर छेड़ा जाता है या कोई भी ऐसी परिचर्चा शुरू होती है, तो जो संविधान की मूल भावना है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा। जब ये यूजीसी का गाइडलाइन बना तो ये निश्चित तौर पर सब लोग जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर बना। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई थी पायल तड़वी के माँ के और रोहित वेमुला के माँ के PIL के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा दिया यूजीसी ने कि 118% ये वृद्धि हुई है। जब आप कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक जाति के द्वारा की जा रही है? जो 118% का डेटा है उसमें आप देखिए कि कौन है। दूसरी बात कि जब आप कहते हैं कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे, और अभी जब हमारे भाई मयंक यादव जी ये कह रहे थे, जब हमारे लोग ही 4% हैं और जब इस बात को कह दिया गया है कि एक महिला भी होगी, और वो महिला इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि वो ST क्लास से होगी कि SC से होगी या OBC से होगी या जनरल क्लास से होगा, तो जब उसका रिप्रेजेंटेशन वहां पर है तो इस विमर्श को जिस तरीके से छेड़ा गया वो गलत है। दूसरा कि इस देश के अंदर कोई, मेरी बात सुन लीजिए, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो उसकी पहली जो प्राथमिकता है, अगर कानूनी तौर पर वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो वो थाने में जाएगा, रिपोर्ट दर्ज कराएगा और उसके बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रक्रिया चलेगी। ये बात थी हायर एजुकेशन के अंदर। जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जब इस बात को लेकर के हमारे वहाँ पर EOC बनेगा और वहाँ पर कैंपस के जो जिम्मेवार लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, यही उसके अगर वो जिम्मेवारी निभाएंगे तो फिर गलती कहाँ होती? तो इस बात को इस विमर्श में लेकर के जाना कि इससे एक बड़ा अन्याय हो जाएगा और इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा को कुचलने जैसा है। जाति के आधार पर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कुछ आप बदतमीजी करते हैं, उसके लिए पहले से कानून मौजूद है। हत्या के लिए पहले से कानून मौजूद है, दुर्व्यवहार के लिए पहले से कानून मौजूद है, मानहानि का पहले से मौजूद है कानून। तो हमारा कहना यह है, ये तो कैंपस के अंदर था, इसको इस बहस में लेकर के नहीं जाना था। ये बहस गलत तरीके से छेड़ा गया है और इसी को हम लोग स्ट्रीमलाइन करते हुए देश के अंदर ये बहस छेड़ना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की अवधारणा को अगर पूरा करना है तो इसको और भी मुझे आपको लगता है